गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 की। देखिए, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 जो एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन से संबंधित थे उनके वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उनको भी यूट्यूब पे मेरे देख सकते हो। मैंने चैप्टर नंबर 7 में लिखे हैं। तो आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे, लेसन नंबर 3 की। सबसे पहले इसका नाम हम देखते हैं क्या है। इसका नाम है परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं शुरुआत से 3 नंबर चैप्टर की। इंग्लिश में अगर बात करें परागण को पॉलिनेशन, निषेचन लिख देता हूँ, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन जिसका आपको पता है, हमने बात कर ली थी इसकी, फर्टिलाइजेशन तथा एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ठीक है, परागण, निषेचन का तथा भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन के इस चैप्टर में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम परागण के बारे में, उसके बाद में निषेचन, उसके बाद में भ्रूणपोष और उसके बाद में भ्रूण का परिवर्धन के इस चैप्टर में बात करेंगे। तब हमारा चैप्टर ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परागण की। चैप्टर का नाम हो गया। अब सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे परागण की। परागण इंग्लिश में अभी आपको बताया पॉलिनेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पुष्प की संरचना और आप कक्षा 11 के अंदर भी पुष्प की संरचना है वो पढ़ के आए हो। किसकी संरचना? पुष्प की संरचना के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुष्प की संरचना के अंदर हमने बात की थी, एक तो बात की थी पुंकेसर, की, और एक बात की थी स्त्री केसर। किसकी बात की थी? पुंकेसर और स्त्री केसर की हम लोगों ने बात की थी। देखिए, पुंकेसर के अंदर हमने पढ़ा था परागकोश, ठीक है, मेन जो था, और इसके अंदर हमने वर्तिकाग्र की बात की थी। ये 2 शब्द आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो पुष्प की संरचना अगर हम बात करें तो पुष्प की संरचना इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की पुष्प की जो है संरचना होती है। इसमें ये जो आपको संरचना दिख रही है क्या होती है? वर्तिकाग्र, जो हम पुष्प वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये होता है परागकोश, पुंकेसर का भाग परागकोश। अब देखिए, हम बात करते हैं परागण की। ये आपको पता होना चाहिए, परागण की बात करते हैं। परागण में क्या होता है? दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, जो यहाँ बनेंगे। ये परागकण जो हैं, इन परागकणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, क्या कहलाती है? परागण या पोलिनेशन कहलाती है। एक बार फिर से अगर हम बात करें
जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। परागण के लिए जो मेन बात है वो ये है, इस परागकोश से परागकण जो है वो मुक्त होने चाहिए। परागकोश से जो परागकण होते हैं वो क्या होने चाहिए? मुक्त होने चाहिए। जब इससे बाहर निकलेंगे तभी ये कहाँ तक पहुँचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे। तो ये परागण की परिभाषा होती है। साथ में मैं आपको नोट्स डालूंगा, नोट्स से आप इनको अपनी कॉपी में जो है नोट कर सकते हो। इसके बाद में देखिए परागण की जो क्रिया है उसकी हम बात करते हैं, ये किन के माध्यम से होती है? तो ये अगर हम बात करें तो कीट के माध्यम से हो सकती है, जल के माध्यम से हो सकती है, वायु के माध्यम से हो सकती है, पक्षियों के माध्यम से हो सकती है, ठीक है, चमगादड़ के माध्यम से हो सकती है, इसके अलावा चींटियों के माध्यम से हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे जो माध्यम हैं उनके माध्यम द्वारा ये क्रिया हो सकती है, ठीक है। इनकी बात भी हम आगे करेंगे, तो इनके द्वारा ये जो क्रिया है वो हो सकती है। तो ये परागण की परिभाषा की बात होगी। अब हम बात करते हैं परागण के अंदर परागण के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे? प्रकार की बात करते हैं कि इसके प्रकार जो हैं वो कौन से होते हैं। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं दोनों प्रकार, उनकी बात करते हैं। एक तो होता है स्वपरागण, इसे इंग्लिश में ऑटोगेमी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है परपरागण, इसको बोला जाता है स्वपरागण को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन की बात हम लोग करेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद में हम परपरागण की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधी सी बात है, हमने परागण की बात की थी कि पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुँचते हैं? स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। स्व का मतलब होता है अपना, ठीक है। यहाँ पे एक मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, इसके पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब किसी पादप के पुष्प से जो है परागकण निकलकर उसी पादप के पुष्प या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए हमारे पास पुष्प हैं, ये मान लीजिए हमारे पास पुष्प हैं, ठीक है, ये मान लीजिए पुष्प है। इसकी अगर हम बात करें तो दोनों क्या हैं? स्त्री केसर भी है इसके अंदर और जो पुंकेसर है वो भी इसके अंदर है। अब देखिए परिभाषा, जब पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी पादप के अन्य पुष्प तक पहुंचते हैं या अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, एक तो होता है स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सवक युग्मन, ठीक है, जिसे ऑटोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी कहा जाता है, ठीक है। सवक युग्मन की अगर हम बात करें, दूसरा जो है वो होता है सहजात पुष्पी परागण, ठीक है। दोनों की हम लोग जो है वो बात करेंगे। सहजात पुष्पी की अगर बात करें तो इसको गैएटोनोगेमी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम सवक
युग्मन की बात करेंगे कि सवक युग्मन क्या होता है। तो देखिए, जब मान लीजिए एक पुष्प है, जब पुष्प के परागकोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे सवक युग्मन, सवक मतलब स्वयं के ही पुष्प के अंदर युग्मन हो जाएगा। जब एक पुष्प से पराग कण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सवक युग्मन बोलते हैं। जैसे स्वयं ही मान लीजिए ये पुष्प है, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, सवक युग्मन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मटर, पाइसम सेटाइवम जो होता है उसके अंदर इस प्रकार की क्रिया होती है। दूसरा है सहजात पुष्पी। सहजात पुष्पी परागण की अगर हम लोग बात करें तो एक पुष्प जो है, पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, सहजात पुष्पी। मान लीजिए एक पौधा है, पौधे के ऊपर एक पुष्प है, ठीक है, उससे परागकण निकल चुके हैं। अब वो उस पुष्प पे नहीं, अगर उसी पुष्प पे जाते तो क्या हो जाता, सवक युग्मन। लेकिन उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प पर अगर परागकण जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सहजात पुष्पी परागकण बोलेंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आनुवंशिक दृष्टि से तो ये क्या होता है, जो स्वपरागण की क्रिया होती है। लेकिन अगर हम पारिस्थितिकी की अगर बात करें, की दृष्टि से अगर बात करें तो जो वैज्ञानिक हैं वो इसे परपरागण मानते हैं। वो इसे क्या मानते हैं, परपरागण की क्रिया है वो मानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आगे भी हम इसकी बात करेंगे। इसके उदाहरणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उदाहरण होता है ककड़ी, मक्का जो है वो आप ले सकते हो। ककड़ी और मक्का जो है वो इसका आप उदाहरण है वो बता सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी स्वपरागण की। स्वपरागण में हम बात करेंगे अब स्वपरागण की। स्वपरागण के लिए जो युक्तियां होती हैं वो कौन कौन सी काम आती हैं। स्वपरागण के लिए युक्तियां तथा अनुकूलन, अगला टॉपिक है स्वपरागण। स्वपरागण के लिए युक्तियां तथा अनुकूलन की हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, स्वपरागण की जो क्रिया होती है उसके लिए पादप के अंदर कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए और उसके लिए कौन सी युक्तियां हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है उभयलिंगिता। एक नंबर अगर हम बात करते हैं वो है उभयलिंगता, ठीक है। उभयलिंगता की अगर बात करते हैं तो उभय का मतलब होता है दो और लिंग का मतलब होता है लिंग, अर्थात ऐसे पुष्प जिनके अंदर दोनों लिंग हों। ऐसे पुष्प जिनके अंदर क्या हो, दोनों लिंग हों। दोनों लिंग का मतलब है स्त्री केसर और पुंकेसर जो हैं वो दोनों अगर एक ही पुष्प में स्थित होने चाहिए तो उनके अंदर सीधी सी बात है कौन सा परागण होगा, स्वपरागण की क्रिया होगी। तो एक नंबर ये युक्ति काम में आती है। इसके लिए अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो मटर, आप इसका भी उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। उभयलिंगता का मतलब ऐसे पुष्प जिनके अंदर दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। दो नंबर हम बात करते हैं समकाल पक्वता। दो नंबर हम बात करते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता में आप देखिए, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, काल का मतलब होता है समय और पक्वता का मतलब होता है परिपक्व, ठीक है। देखिए, समान समय में परिपक्व होना, जब पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हैं तो जो पुंकेसर है, पुंकेसर का परागकोश व
स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है वो दोनों क्या हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। तब क्या होगा, जब पराग कोश से परागकण निकलेंगे तो ये वर्तिकाग्र होती है, वो तैयार रहती है किसको ग्रहण करने के लिए, पराग कणों को ग्रहण करने के लिए ये वर्तिकाग्र जो है वो क्या रहती है, तैयार रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, समकालपक्वता, समान समय में परिपक्व होना। वर्तिकाग्र तैयार है तो पराग कोश से परागकण भी क्या है, तैयार होते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल तो गुल अब्बास दे सकते हो, मीरा बिलिस जिसे बोला जाता है, गुल अब्बास। इसके अलावा आप इसका उदाहरण सदाबहार भी दे सकते हो। इसके अलावा इसका उदाहरण क्या दे सकते हो, सदाबहार भी आप इसका उदाहरण दे सकते हो। इसके बाद में हम 3 नंबर बात करेंगे। कई बार इसके बारे में पूछा भी गया है, 3 नंबर की जो हम बात करने वाले हैं। तीन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है अनुन्मीलियता। ठीक है, ये देखिए क्या होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी भी खुलते नहीं हैं। क्या नहीं होते हैं, कभी खुलते नहीं हैं, अर्थात बंद रहते हैं। पुष्प क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। पुष्प का आवरण जो है वो चारों ओर से बंद रहेगा और इस प्रकार से पुष्प जो है वो अंदर ही होते हैं। ठीक है, बंद होने के कारण अब आपको पता है बंद है तो बाहर के परागकण तो आ ही नहीं सकते, और बाहर से परागकण नहीं आएंगे तो इसी जो परागकोश है इसी से परागकण निकलकर इस स्वयं की ही क्या है, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो उससे भी क्या है, स्वपरागण ही संभव है, न कि पर परागण। तो ये भी क्या है, अनुन्मीलियता का मतलब क्या हुआ, इसमें पुष्प जो है वो हमेशा बंद रहते हैं, खुलते नहीं हैं। अगर उदाहरण की हम लोग बात करते हैं तो वायोला, दूसरा उदाहरण आप दे सकते हो कनकोआ। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। तो हमने 3 युक्तियों की बात की। पहली युक्ति कौन सी थी, उभय लिंगता, अर्थात पुष्प के अंदर दोनों जो हैं लिंग उपस्थित होने चाहिए, जैसे मटर। दूसरी हमने बात कौन सी की थी, 2 नंबर पे हमने समकालपक्वता, अर्थात समान समय में परागकोश और वर्तिकाग्र का परिपक्व होना, जिससे स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। इसके उदाहरण गुल अब्बास और सदाबहार हमने दिए थे। तीसरी अनुन्मीलियता की अगर हम बात करते हैं तो अनुन्मीलियता में जो पुष्प है वो कभी खुलते नहीं है, बंद रहते हैं, तो इससे स्वपरागण ही संभव हो पाता है। उसी जाति के परागकण जो हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जो आते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की वायोला और कनकोआ, तो ये हमारा स्वपरागण का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है।